Hello student, welcome back. All the repeater students know that their date of the NEET examination get postponed on the 13th of September 2020. देखिए कई स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया कि सर थोड़ा सा स्ट्रेटजी के बारे में आप लेक्चर बनाइए, ख़ास तौर से बायोलॉजी सब्जेक्ट किस तरह से पढ़े और कुछ थोड़ा सा मोटिवेशन भी दीजिए। तो कोशिश करता हूँ मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको स्ट्रेटजी बताने की। मैं ये बात को अच्छी तरह से जानता हूँ बच्चों कि आपने बहुत ही मेहनत और लगन से 3 मई के एग्ज़ाम के लिए अपना प्रिपरेशन किया था। अब फिर 3 मई से आगे एग्ज़ाम डेट चली गई 26 जुलाई तक। फिर आपने रिवीजन किया, जो 3 मई के लिए आपने कुछ टॉपिक अगर छोड़ा होगा तो 26 ऑफ जुलाई तक के वो टॉपिक भी आपने कवर करने की पूरी कोशिश की है। फिर और न्यूज़ आई कि लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 की वजह से नीट का एग्ज़ाम और भी पोस्टपोन्ड होने जा रहा है। अब वो डेट आई है हमारे सामने 13 ऑफ सितंबर। तो कई स्टूडेंट्स मुझसे फ़ोन पे बात किए, किसी का मैसेज आया, तो मैंने कंक्लूजन ये ड्रॉ किया कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो रहे हैं। स्टूडेंट का कहना यह है कि सर हमने बार बार क्या वही रिवीजन करना, हमको मतलब टेंशन आ रहा है या फ्रस्ट्रेशन हो जा रहा है एक किस्म का कि वही चीज़ पढ़ने में आ रही है, पढ़ा हुआ और 10 बार पढ़ना है, टेस्ट वही टॉपिक पे दी हुई है और फिर बाकी टेस्ट देना है। तो बच्चों एक बात हमेशा के लिए ख्याल रखो कि जो भी चुनौती अपनी ज़िंदगी में आती है, जो भी कठिनाई आपके लाइफ में आती है, ये एक आपके लिए कठिन वक्त है। तो ये कठिनाई आपके लिए एक चैलेंज बनकर आई है। इसमें आपको ये शो करना है कि आप भी बहुत ज़्यादा कठिन हैं, आप भी बहुत ज़्यादा अपनी पोजीशन पर स्ट्रांगली खड़े हुए हैं। अगर आपने मायूसी की वजह से, डिप्रेशन की वजह से थोड़ी देर के लिए भी अपनी पोजीशन छोड़ी, तो इसका मतलब यह होगा कि दूसरा कोई आपकी पोजीशन पर आकर के खड़े हो जाएगा। याद रखिए कि कभी भी टेंशन नहीं लेना है और आपको स्ट्रेटेजी बना करके ये वक्त भी अच्छी तरह से यूटिलाइज करना है। ये वक्त को पास नहीं कर देने का है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनके बराबर टाइम टेबल बनाइए, अच्छे से इसका शेड्यूल प्रिपेयर कीजिए और फिर से एक फ्रेश मूड से रिवीजन लीजिए। और अब की बार आपका जो रिवीजन रहेगा वो बहुत माइनर से माइनर, बारीक से बारीक पॉइंट को लेकर के होगा। आपने अभी तक के जितने टेस्ट दी है उस टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हुए होंगे, आपको वो फाइंड आउट करना है कि कौन से क्वेश्चन आपके रॉन्ग अटेम्प्ट हुए, वो रॉन्ग क्यों हुए, उसका करेक्ट आंसर क्या है, उसको अलग अलग सोर्सेस में से आपको स्टडी करना है। देखिए आज से लेकर के 10 सितंबर या 12 सितंबर तक, यानी नीट के एग्जाम के एक दिन पहले तक आपको जो स्ट्रेटेजी बनानी है वो खुद से बनानी है, क्योंकि इंसान के बॉडी में, इंसान के अंदर ही सबसे बड़ा उसका कन्वेनर होता है जो उसको मैसेज कन्वे करता है कि मुझे इस मोमेंट पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। याद रखिए कि आपका फोकस, आपका विजन सिर्फ एक है कि आपको नीट एग्जाम क्रैक करना है। 720 में से 650 के ऊपर आपको नंबर लेकर आने हैं। ये जो आपका प्रिपरेशन पिछला हुआ, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग आपके पास में जमा है, लेकिन इसी में आपको और ऐड करना है और उसको निखारना है। पुराने जितने साल के पेपर्स हैं, चाहे वो AIPMT के हैं, BHU के हैं, AIPMT के अलावा और बहुत सारी एग्जाम्स होती है जैसा एम्स है, पिछले नीट के क्वेश्चन पेपर्स हैं, उन सबको निकाल करके एक मर्तबा फिर से उसको रिसॉल्व करने की कोशिश करें। देखो बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है, इस बायोलॉजी के अंदर जब 90 MCQs क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं तो 90 में से मेजर ऑफ द क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली 85 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो NCERT बुक में से लिए जाते हैं और 5 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली, 2-3 कम ज्यादा दोनों कैटेगरी में हो सकते हैं। ये 5 जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, ये होते हैं एप्लीकेशन बेस्ड, जिनको कॉमन लैंग्वेज में लोग कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस। ये क्वेश्चन याद रखिएगा आउट ऑफ सिलेबस नहीं होते हैं, ये आपके NCERT बुक के एप्लीकेशन पर बेस्ड होते हैं। अगर आपका थिंकिंग पावर बहुत अच्छा रहा, आपने किसी भी कंसेप्ट को बहुत डिटेल के अंदर स्टडी किए, उसका रिवीजन आपने बहुत अच्छी तरह से किए,
तो आप ये 5 क्वेश्चन भी अच्छे तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इन 5 क्वेश्चन के लिए एनसीईआरटी के अलावा कोई बहुत बड़ी बड़ी बुक्स के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है। पहले हम आते हैं मेजर स्कोर की तरफ। 85 क्वेश्चंस, सबसे ज्यादा क्वेश्चन लिए जाते हैं एनसीईआरटी में से। मैं आपको जब बैच लिया था उस वक्त भी ये बात 3-4 मर्तबा मैं आपको समझाया था कि एनसीईआरटी बुक में से क्वेश्चन आता जरूर है, लेकिन एज इट इज लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है। आ भी सकता है लाइन टू लाइन, लेकिन हमको पूरा पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए। हमको ये 85 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमारे कंसेप्ट डेवलपमेंट के ऊपर। जो भी कंसेप्ट, फॉर एग्जांपल अभी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर मैं सुबह के लेक्चर में पढ़ाया, एक हफ्ते से वही पढ़ा रहा हूं। तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में एसेंट ऑफ सैप करके आपको एक थ्योरी दी हुई है। उस एसेंट ऑफ सैप में एनसीईआरटी में एक्सप्लेनेशन 2 थ्योरीज का है, रूट प्रेशर थ्योरी और ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। तो रूट प्रेशर थ्योरी के अलावा, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी के अलावा भी कुछ थ्योरीज है, जैसे कि वाइटल फोर्स थ्योरी है, रिलाय पंप थ्योरी है, उसके बाद में जेसी बोस साहब का पल्सेशन थ्योरी है। ये मैं लेक्चर में एक्सप्लेन किया, पर ये जो रिलाय पंप थ्योरी है या जेसी बोस साहब का पल्सेशन थ्योरी है, ये नहीं भी स्टडी किए तो चलेगा, लेकिन इसके ऊपर ऊपर के कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी थ्योरी दिया था। अब रूट प्रेशर थ्योरी की बात करते हैं हम लोग, जो एनसीईआरटी बुक में दी हुई है। जो पॉइंट आपको बुक में है दिए हुए, आपका फर्ज है, आपका काम है कि उससे हटकर के भी आपको बहुत सारे पॉइंट कलेक्ट करना है। उसके बेसिक जो कंसेप्ट है वो स्टडी करना है, उसके एप्लीकेशन स्टडी करने। जैसा मैं लेक्चर के अंदर सुबह में बताया कि रूट प्रेशर ये टर्म किसने कॉइन किया, रूट प्रेशर थ्योरी किसने प्रपोज किया, रूट प्रेशर का डेफिनेशन अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने दिया, लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन कौन सी बनी, उस साइंटिस्ट का नाम। ये सारे जो एडिशनल पॉइंट है ये आपके कंसेप्ट को कंप्लीट करते हैं। और कंप्लीट कंसेप्ट जब आपका किसी भी टॉपिक का बन जाता है तो उस टॉपिक में कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका अनडाउटली एप्रोप्रिएट आंसर ही देते हैं। तो अभी जो बच्चों रिवीजन का वक्त है वो एनसीईआरटी में से रटने रटाने का वक्त नहीं है। अब आपको अपनी थिंकिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी, आपको उस पर सोचना पड़ेगा कि भाई ये कंसेप्ट में और क्या हो सकता। फॉर एग्जांपल प्रोटीन बायोसिंथेसिस है, प्रोटीन सिंथेसिस में 3 आरएनए हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। थोड़े थोड़े पॉइंट बुक में दिए हुए हैं, लेकिन आप उससे डिटेल पॉइंट कवर करके निकालिए, डिस्कवर करके निकालिए, वो पॉइंट अपने रजिस्टर पे लिखिए, और फिर बुक के साथ साथ आपका रजिस्टर भी जब आप स्टडी करेंगे तो उम्मीद है कि आप हर क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट आंसर दे सकते हैं। अभी फिलहाल आप घर पर रहकर स्टडी कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि सबसे पहले अपने दिमाग के अंदर से आप टेंशन निकाल लें। फिक्र जो आप कर रहे हैं, कई मर्तबा कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनके दिमाग में थिंकिंग बहुत ज्यादा चलती है, सिलेबस को लेकर के नहीं, अदर देन सिलेबस। वो थिंकिंग कभी मतलब ऐसा सोचते हैं हम लोग कि यार बायो तो अच्छा हो गया, अब फिजिक्स का कैसा करेंगे, फिजिक्स को कितना भी पढ़े क्या भी करें तो उसका क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा ये कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते, पेपर हार्ड भी आ सकता है, सिंपल भी आ सकता है, फिर केमिस्ट्री का कैसा करेंगे। तो ये सोचने में आपका सिर्फ वक्त ही जाया नहीं हो रहा है, ये सोचने में आपका जो मेंटल एबिलिटी है वो भी धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय हो रहा है। आपके मेंटल एबिलिटी को बचाना है, निगेटिव थिंकिंग से निकलना है। अब निगेटिव थिंकिंग एक अनजाना साइकोलॉजिकल एक अपने दिमाग के अंदर बात क्रिएट हो जाती है कि जो चीज नहीं होने वाली है हम उसके बारे में भी सोचते हैं। एक बात सोचते हैं तो दूसरी बात हमारे माइंड में आ जाती है, फिर हम वो लेकर सोचते हैं, फिर पहली बात को कंटिन्यू करते हैं, फिर तीसरी बात हमारे माइंड में आ जाती है। तो इससे आपने देखा होगा जो लोग ऐसा निगेटिव थिंकिंग करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा दिमाग बहुत जल्दी से थक जाता है, हमको नींद आ जाती है। फिर जब हम बिस्तर पे जाकर के लेटते हैं तो नींद भी लगती नहीं, सेटिस्फाइड नींद नहीं आती हमको, वो टेंशन में वक्त गुजरते जाता। फिर 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, अपन फिर बिस्तर में से उठ करके बैठ जाते, फिर अपन पढ़ाई करने बैठते, थोड़ी देर कुछ पढ़े या नहीं पढ़े तो फिर से थिंकिंग शुरू हो जाती है। ये थिंकिंग को माइंड से निकालने के लिए मैं जो कुछ बातें आपको बता रहा हूं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से सुनना है, उसको समझना है। और देखिए कोई भी जो थॉट रहता,
या कोई भी जो मतलब ये प्रिंसिपल है या कोई भी फिलॉसफी है, तो उसको सुनने और याद करने से कुछ नहीं होता, उसके ऊपर अपने को अमल करना पड़ता। तो आप लोग इस थिंकिंग से बचने के लिए, अपने वक्त को जाय होने से बचाने के लिए, अपनी मेंटल एबिलिटीज को कम होने से रोकने के लिए जो बातें मैं बताने जा रहा हूं, सबसे पहली बात तो यह है कि आप एक दिन पहले दूसरे दिन का शेड्यूल डिजाइन करें कि आपको कल सुबह में उठते बराबर क्या क्या काम करने हैं। सिर्फ पढ़ाई करना है ऐसा जरूरी नहीं है। आप सुबह में उठिए, फ्रेश होइए, फ्रेश होकर कम से कम आधा घंटा आप एक्सरसाइज कीजिए। यह बात मैं गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए बता रहा हूं। एक्सरसाइज एकदम सिंपल एक्सरसाइज जो घर के ऊपर होती है, जैसा बचपन में स्कूल के अंदर परेड कराई जाती थी, उस तरीके भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके बाद 10 से 15 मिनट तक के आप लोग बच्चों मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन मतलब ध्यान कीजिए। अपने आंखों को बंद करके, आपकी सराउंडिंग में पूरा साइलेंस वातावरण होना चाहिए और आप आंखें बंद करके अपने अंदर के इंसान को रियलाइज कीजिए और आप पॉजिटिव सोचिए कि आप बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्कर है। जो पढ़ाई आपको करनी है, जो काम आपको करना है, वो आप कर सकते हैं। वो बहुत आसान काम है, लेकिन गलती से हम उसको बहुत डिफिकल्ट काम समझ रहे हैं। आप प्रिपेयर कर रहे हैं नीट को क्रैक करके एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए, तो हमेशा आपके माइंड में यह बात रखिए मेडिटेशन करते समय कि एमबीबीएस की सीट मेरे लिए ही बनी है, मैं ही उस सीट के ऊपर जाकर के बैठूंगा, मैं ही उसके ऊपर एडमिशन लूंगा, ये एडमिशन लूंगी। जब आप ये सारी चीजें रियलाइज करते हैं, तब आपके अंदर एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है। वो पॉजिटिव कॉन्फिडेंस ही है बच्चों जो आपको एमबीबीएस के कॉलेज के अंदर एडमिशन दिलाएगा। बाकी आप अगर कोई भी टॉपिक को याद करते हैं, पढ़ते हैं, रटते हैं, दूसरी थिंकिंग भी आपके साथ होती है, तो उससे अपने को ज्यादा सक्सेस नहीं मिल पाता है। सेकंड थिंग, मेडिटेशन होने के बाद में आप ब्रेकफास्ट कीजिए, नाश्ता कीजिए। ब्रेकफास्ट के अंदर बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशनल फूड को आप प्रिपेयर कीजिए, हो सके तो ड्राई फ्रूट वगैरह भी लीजिए। और फिर आप लिखिए आपके पेज पर सेकंड डे के लिए कि भाई सुबह उठना हो गया, एक्सरसाइज करना है, एक्सरसाइज का टाइम होना चाहिए बाकायदा आधे घंटे का, फिर 10 मिनट का मेडिटेशन होना चाहिए, वो 10 मिनट के बाद नाश्ता होना चाहिए, और नाश्ते के बाद आप अपने फैमिली मेंबर से 10-15 मिनट 20 मिनट जितना हो सके एकदम अच्छे से इंटरेक्ट होइए, उनसे बातचीत कीजिए, उनसे हंसी मजाक कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका मोरल सपोर्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। आपको अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहनों से, आपके रिलेटिव से एक हिम्मत मिलेंगी, और यह हिम्मत आपके पॉजिटिव विचारों को बहुत ज्यादा बढ़ाने में मदद करती है, याद रखिएगा हमेशा। फिर फैमिली मेंबर से अच्छे से बात हो गई, तो फिर आप शेड्यूल में लिखिए कि अब क्या करना है, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बायो के तरफ चलता हूं, आपको 2 घंटे बायोलॉजी पढ़ना है, तो 2 घंटे में सिर्फ पढ़ना है या सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है या टेस्ट सॉल्व करनी है, इसमें भी अलग अलग बाइफर्केशन है। अगर आपकी जगह मैं स्टूडेंट होता तो मेरे पढ़ाई का तरीका ऐसा होता कि मैं सबसे पहले चैप्टर मेरे माइंड में डिसाइड कर लेता, मतलब शेड्यूल के अंदर, कि भाई आज फॉर एग्जांपल मुझे रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म ये चैप्टर स्टडी करना है। तो सबसे पहले मैं एनसीईआरटी की बुक ओपन करूंगा, उसके अंदर 2 पेजेस या 2 सब टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ूंगा, अंडरलाइन करूंगा। देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये मैं फर्स्ट टाइम पढ़ने के लिए नहीं बैठ रहा हूं, ऑलरेडी मेरा पढ़ा हुआ बहुत सारा हो चुका है, रिवीजन भी हो चुका है, बहुत सारी टेस्ट भी हो चुकी है। अब जो वक्त 13 सितंबर के लिए है, मुझे उसके ऊपर वर्क करना है। तो एंजियोस्पर्म पढ़ने के लिए बैठे, 2 सब टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से अपना पूरा दिल लगा के, पूरा दिमाग लगाकर एक एक सेंटेंस बच्चों जब आप पढ़ते हैं तो उसको समझने की भी कोशिश करें। और एक बात मैं आपको साइकोलॉजी के हिसाब से बता दूं कि हमारा जो दिमाग होता है, ये हमारा ब्रेन सिर्फ हमारी खुद की लैंग्वेज में ही थिंकिंग करता है, किसी और लैंग्वेज में नहीं। आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश सेंटेंस, लेकिन आपके माइंड में उसको आप घुमाइए आपकी लैंग्वेज में, चाहे आपकी लैंग्वेज हिंदी है, मराठी है, गुजराती है, उर्दू है, अरबी है, जो भी लैंग्वेज आपकी मदर टंग है, उस मदर टंग के अंदर आपके दिमाग के सोचने की शिद्दत और कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो आप अपनी लैंग्वेज के अंदर उस सेंटेंस को दोहराइए,
आंखें बंद करके फिर दोहराइए कि मैंने जो पढ़ा उसका मीनिंग क्या है। ऐसा करते करते जब आप दो सब टॉपिक स्टोरी की तरह अपने दिमाग के अंदर एब्जॉर्व कर लेंगे, तो बुक बंद कीजिए। बुक बंद करने के बाद आंखें बंद कीजिए और मेडिटेशन के जैसा फिर से अपने आप से सवाल जवाब कीजिए कि भाई मैंने कौन सा सब टॉपिक पढ़ा, उसमें कौन से पॉइंट दिए हैं, उसमें कौन से एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उस टॉपिक में डायग्राम कौन सी है, डायग्राम के अंदर लेबलिंग कहां पर है, कार्पेल है तो कार्पेल में स्टिग्मा किधर है, स्टाइल किधर है, ओवरी किधर। एनसीईआरटी की दिमाग आपके दिमाग में पिक्चर बन जाना चाहिए लेबलिंग के साथ में। अगर फ्लो चार्ट दिया हुआ है तो फ्लो चार्ट आपके माइंड में एक पिक्चर बन जानी चाहिए। आंखें बंद करके आपके नजरों के सामने सब आना चाहिए जो आपने देखा है। एनसीईआरटी बंद करके देख लिए, रख दिए। अब महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का अपना जो बुक है उस बुक को ओपन करें। उस बुक में भी वही सब टॉपिक हैं दिए हुए, थोड़े आगे पीछे हो सकते। तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में से आप सब टॉपिक रीड करेंगे, उसमें अंडरलाइन करेंगे कि आपको कौन से सेंटेंस नए सीखने के लिए मिल रहे हैं जो एनसीईआरटी बुक में नहीं थे। समझ में आ रही बात? तो आप एनसीईआरटी भी कवर करेंगे, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड भी कवर करेंगे। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में से आपने दो सब टॉपिक कंप्लीट कर लिया तो फिर से अपनी आंखें बंद कीजिए और अब आप ये सोचेंगे कि वो सेंटेंस स्टेट बोर्ड बुक में कौन से थे जो एनसीईआरटी में नहीं है। सिर्फ वही सेंटेंस आपको अपने माइंड में क्या करना है, रिवाइज करना है। तो ये हो गया आपका कंसेप्ट बिल्डअप। अब ये दो सब टॉपिक के बेसिस पर आपको फिर से एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, पुराने टेस्ट पेपर निकालने हैं। पुराने टेस्ट पेपर के अंदर आपको वो एक दिन पहले सब रेडी करके रख लेने का मटेरियल। एनसीईआरटी बन किए कि स्टेट बोर्ड हाथ में आ जाना चाहिए, स्टेट बोर्ड बन किए कि क्वेश्चन पेपर सामने आ जाना चाहिए। क्वेश्चन पेपर को ओपन करके आपको यह देखना है कि कौन से क्वेश्चन उन सब टॉपिक पर है जो आपने अभी अभी पढ़ा है। फिर वो क्वेश्चन के सही आंसर, अगर आपने पास्ट में वो क्वेश्चन रॉन्ग अटेम्प्ट किए होंगे तो हो सकता है कि अब ताजा पढ़ने के बाद राइट आंसर आपको समझ में आ जाए, या अब भी अगर समझ में नहीं आया तो आप फिर मतलब मुझसे भी पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन का कैसे एक्सप्लेनेशन आएगा, कैसा आंसर आएगा। बहुत सारी अपन उसके ऊपर डिबेट भी कर सकते हैं। तो ये जो पुराना मटेरियल है बच्चों, उसको रीशफल करो, उसको एक तरफ पुटली बांध के रख मत दो। ये अपना वीक पॉइंट है। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करने वाले हैं, मैं जानता हूं, लेकिन मैं चाहता ही हूं कि सब लोग बचें ये गलती करने से। अपना जितना पढ़ा हुआ स्टडी मटेरियल है, पुरानी नोट्स है, पुराने टेस्ट सीरीज है, पुराने बुक्स है, वो फिर से निकालो, फिर से शेड्यूल बनाओ नया, फिर से चैप्टर्स निकाल के जैसा मैंने भी आपको बताया बिल्कुल वैसे ही करना है। तब आपके माइंड में वो चीजें बहुत ज्यादा फ्रेश हो जाएगी। और जब आप किसी भी टॉपिक को बार बार पढ़ते हैं ना, तो आप ये सोच करके पढ़िए कि अब मुझे इसमें से कुछ नया कंसेप्ट निकालना है, अब मुझे इसमें से कोई नई शॉर्टकट ट्रिक बनानी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है आपके लर्निंग में मेमोरी मैप। मेमोरी मैप कहते हैं वो शॉर्टकट नोट्स को जो आधे पेज के अंदर, एक पेज में या बहुत ही कम 2-3 पेज में पूरा चैप्टर कवर कर देती है। जैसा आपका बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, तो एक पेज के अंदर एक साइड में कंप्लीट हो सकता है अगर आप उसके एकदम शॉर्टकट मेन नोट्स निकालें। तो इस तरह से आप बड़े चैप्टर भी कवर कर सकते हैं ज्यादा पेजेस में, छोटे चैप्टर कवर कर सकते हैं कम पेज में। माइक्रोब्स चैप्टर है, माइक्रोब्स को भी आधा या तकरीबन एक पेज लग जाएगा दोनों साइड से। तो आप इस तरह से अपना खुद का एक नोट्स बनाओ, डबल से बनाओ, आपने बनाई होगी नो डाउट, लेकिन फिर से रिशफल करना है। और ये रिशफलिंग के दौरान आपको याद रखना है कि मेमोरी मैप्स एकदम बेहतरीन बनने चाहिए। अलग अलग कलर की पेन यूज करो ताकि आपका इंटरेस्ट उसमें क्रिएट हो जाए। देखिए, कोई भी चीज जब आराम से की जाती है, स्लोली, तो वो हमारे ब्रेन के अंदर तक एब्जॉर्व होती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक एब्जॉर्व होती है। देखिए, ब्रेन एक अलग चीज है और माइंड एक अलग चीज है। ब्रेन एक ऑर्गन है जो आपकी क्रेनियल कैविटी के अंदर सिचुएटेड है, और माइंड कहा जाता है आपकी थिंकिंग पावर को, आपकी सोच को। तो आपकी सोच को निखारने वाली चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि आपको शॉर्टकट्स नोट्स बनानी है, उसको कलरफुल पेन से लिखना है। एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर लिखता हूं बायोलॉजी, ये इस तरह से बायोलॉजी, बहुत स्पीड में लिख लिया मैं, तो मुझे इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं आया। लेकिन अगर मैं इसी चीज को बहुत आराम बना करके लिखता हूं बायोलॉजी,
तो मैं कभी भी नहीं भूलूंगा कि मैंने 12:30 बजे के लेक्चर में वसीम सर के क्लास में डिजिटल बोर्ड पर कैपिटल अल्फाबेट से बायोलॉजी लिखा था और उसको बॉक्स के अंदर बंद किया था। यह मैं भूल जाऊंगा, 100% भूल जाऊंगा, क्योंकि मैंने वो काम गड़बड़ में किया। लेकिन ये नीचे जो बॉक्स में लिखा वो आराम से, इत्मीनान से, सोच समझ करके और मेरा उसमें दिल लगा करके, क्योंकि अच्छी राइटिंग मुझे बनानी थी, अच्छा प्रेजेंटेशन करना था, मैं उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए बॉक्स बनाया। तो ये चीज कभी नहीं भूली जा सकती। बारिश का सीजन है, एकदम से स्पीड के अंदर रेन आ गई, 5 मिनट धड़ 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 पानी आ गया, बंद हो गया। वो पानी कोई काम का नहीं रहता। आप लोग जानते हैं वो नालियों में से निकलकर नदियों के अंदर चले जाता है, जमीन की प्यास नहीं बुझ पाती। आपको अपने दिमाग की प्यास अगर बुझाना है तो स्लो बारिश की तरह आपको स्लो पढ़ना पड़ेगा। वो सेंटेंसेस पूरे दिल दिमाग पूरा अपने इंटेंशन डाल करके अपने दिमाग में एब्जॉर्व करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको इसमें से कुछ सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट थिंग, अब आते हैं कि बायोलॉजी के अंदर सर कौन से चैप्टर्स वेटेजफुल हैं, कौन से यूनिट वेटेजफुल है, कौन से यूनिट्स को रिवाइज करना जरूरी है, कौन से यूनिट ऐसे जिनको नहीं भी रिवाइज किए तो चलेगा। तो बच्चों, नहीं भी रिवाइज किए तो चलेगा, ये सेंटेंस को फेंक दो निकाल के। रिवाइज करना है, हर चैप्टर को रिवाइज करना है, हर सब टॉपिक को रिवाइज करना है, हर यूनिट को रिवाइज करना है। ये 1 महीने का आपका फाइनल काउंटडाउन यहां से शुरू हो गया। अब ये जो 2 महीने का या जितना भी टाइम आपको मिल रहा है 13 सितंबर तक, जो स्टूडेंट ये 2 महीने के अंदर अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से झोंक देंगे पढ़ाई की तैयारी के लिए, यकीन जानिए कि सिर्फ वही स्टूडेंट एमबीबीएस की पोजीशन पर पहुंच सकते। मुझे बहुत डर लगता है जब मैं सोचता हूं कि भाई कोई स्टूडेंट बहुत सिंसियर था, उसने साल भर पूरी अच्छी पढ़ाई किया, लेकिन एग्जाम पोस्टपोन होते होते वो उसका ग्राफ डाउन होना शुरू हो गया। वो ओवर कॉन्फिडेंस में बोलो या डिप्रेशन में बोलो या फिर फ्रस्ट्रेशन के अंदर उसने पढ़ाई कम कर दिया, तो वो बच्चे की पोजीशन खतरे में है। और जो स्टूडेंट नॉर्मली इस 2 महीने के पीरियड को लेकर के चलेंगे, बल्कि अपना और ज्यादा उसके अंदर कंट्रीब्यूशन बढ़ा देंगे पढ़ाई करने का, वो श्योर शॉट एमबीबीएस तक के पहुंचेंगे। देखिए, आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, डाइट का ख्याल रखना है, सोना है, नींद भी पूरी लेने की है 6 या 8 घंटे की, और आपको पढ़ाई भी उसी वक्त साथों साथ करनी है। अब हम लोग स्टूडेंट्स का साथ तो छोड़ नहीं सकते कि भाई चलो साल भर हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 महीने ऊपर हो गए थे, 26 जुलाई तक के डबल टेस्ट हो गई, ट्रिपल राउंड हो गए, 4 राउंड हो गए, 5 राउंड हो गए, अब क्या करना। तो हम लोग भी अभी बैठ करके स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि और अच्छा स्टूडेंट को किस तरीके से अपन टॉपिक दे टेस्ट के फॉर्म में, ताकि वो उसको सॉल्व करे और अच्छे नंबर लाने की कोशिश करे, उनकी थिंकिंग पावर बढ़े। तो ये थिंकिंग पावर बढ़ाने के लिए आपको ये सारी चीजें करनी है जो मैं अभी आपके सामने कहा हूं। देखिए, कभी भी नर्वस नहीं होना बच्चों। हिस्ट्री, तारीख इस बात की गवाह है कि जिस स्टूडेंट पर या जिस बच्चे से उम्मीद नहीं थी, उसी ने दुनिया को बदल दिया। एल्बर्ट आइंस्टाइन का एग्जाम्पल आपके सामने है। उसको उसके टीचर तक के ने बोल दिए थे कि कोई काम का नहीं है, उसके पेरेंट्स ने उसको बोल दिए थे कोई काम का बच्चा नहीं है, लेकिन उसकी वजह से आज पूरे फिजिक्स के अंदर तब्दीली आ गई। थॉमस एडिसन का नाम बच्चों आपने सुने होंगे। आप बोल रहे होंगे कि सर ये एग्जाम्पल दे रहे, पर ये जरूरी है कुछ बच्चों के लिए। आपको पता है थॉमस एडिसन का मैं थोड़ा सा वाकया आपको सुनाता हूं। उसकी 4-5 बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी। एक मर्तबा क्या हुआ कि थॉमस एडिसन की सभी फैक्ट्रीज के अंदर बहुत बड़ी आग लग गई। सब कुछ तेजी से जल रहा था। आग जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ती है ना, अपने पीक पर आती है फिर। तो अभी आग पीक पॉइंट पर नहीं गई थी, तो सभी लोगों ने जो अपने आजू बाजू रहने वाले पड़ोसी थे वो सब थॉमस एडिसन के घर पर आए। उसका दरवाजा ठोका, थॉमस एडिसन साहब बाहर आए। फैक्ट्री के सामने ही घर था उनका, थोड़ी दूर के ऊपर। तो थॉमस एडिसन को लोगों ने बोले कि भाई आपकी फैक्ट्री के अंदर बहुत बड़ी आग लग गई है, जरा देखो। तो थॉमस एडिसन ने देखे आग की तरफ, तो वाकई में बहुत बड़ी आग थी। उनका बेटा भी आया। तो थॉमस एडिसन ने उनके बेटे को बोला कि जा तेरी मम्मी को बुला करके लेकर आ। तो बेटे ने बोला क्या मम्मी क्या करेंगे, बोले बुला के लेकर तो आ।
थॉमस एडिसन के मम्मी जब अपने कोई वाइफ जब आई, मतलब वो बच्चे की मदर, तो थॉमस एडिसन अपनी वाइफ से क्या कहते हैं मालूम? कि देखो आग जलती हुई कितनी अच्छी दिखाई देती है। एक्सट्रीमली शॉकिंग सेंटेंस, एक्सट्रीमली शॉकिंग। अगर कोई बच्चा आपकी किताब फाड़ दे तो आप झट से उसको डांटना शुरू कर देंगे, उसको मारना शुरू कर देंगे, उसको बुरा भला बोलना शुरू कर देंगे। कोई अगर आपकी चीज चोरी हो गई, आपकी व्हीकल चोरी हो गया, आपका मोबाइल चले गया, तो आप बहुत ज्यादा उसका, यहां पर एडिसन की फैक्ट्रीज जल गई, पर वो अपने वाइफ को क्या कहता है कि देखो आग जलती हुई कितनी अच्छी दिखाई देती है, तुमने सारे नजारे देखे होंगे लेकिन इतनी बड़ी आग कभी नहीं देखी होंगी। चलो दूसरे दिन वो आग वगैरह बुझी, फैक्ट्री पूरी जल करके खाक हो गई। एक मीडिया वाले ने एडिसन का इंटरव्यू लिया। एडिसन का इंटरव्यू लेते वक्त उसने थॉमस एडिसन को पूछा कि भाई अब तो आपका सब कुछ जल करके खाक हो गया, आप जो एक्सपेरिमेंट करने चाह रहे थे वो सब खत्म हो गए, अब आप क्या काम करोगे? तो थॉमस एडिसन ने एकदम स्माइलफुल सेंटेंस दिया, मुस्कुराकर के सेंटेंस दिया कि दोस्त, उसके कंधे पे हाथ रख के कि दोस्त सेम काम मैं कल से शुरू करूंगा, सेम काम, वही काम, वही रिसर्च। क्योंकि उनके माइंड में एक जुनून था, एक जोश था, कामयाबी पर पहुंचने की एक जिद थी। जोश और जिद, ये दो चीजें ही बच्चों इंसान को आगे लेकर के जाती है, याद रखिएगा हमेशा। थॉमस एडिसन ने दूसरे दिन सेम काम शुरू किया, अपने एक्सपेरिमेंट रिपीट किए 100 बार नहीं, 200 बार, 300 बार, आपको पता भी होगा 999 बार, बल्कि इससे भी ज्यादा थॉमस एडिसन गेट फेल। और फिर आखिरी एक्सपेरिमेंट जब थॉमस एडिसन ने परफॉर्म किया तो जिसकी वजह से लाइट का इन्वेंशन हुआ, वही लाइट जो आप अभी देखते हैं आपके घरों के अंदर हर जगह पर। और अगर अभी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो गई, लाइन चली गई, तो कितनी मुश्किल हो जाती है। अपने घर में कुछ अंधेरा हो गया तो बराबर दिखाई नहीं देता। लाइट हमारी जिंदगी से जुड़ गया। लाइट के फिर अलग अलग कंसेप्ट फिजिक्स के अंदर डेवलप हुए। तो ये स्ट्रेटेजी पे वर्क करने वाले लोग थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जब एपीजे अब्दुल कलाम डीआरडीओ के अंदर गए तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट परफॉर्म किया, लेकिन उनको हमेशा वो प्रोजेक्ट अनसेटिस्फाइड लगता था। कई तो अभी उनको बेचैनी होती थी कि यार मैं जो कर रहा हूं इसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा, इसमें एक इत्मीनान नहीं मिल पा रहा। तब डीआरडीओ से उन्होंने रिजाइन दे करके इसरो के अंदर अप्लाई की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में उनको प्रोजेक्ट का हेड बनाया, डिपार्टमेंट का हेड बनाया। तब उन्होंने इंडियन आर्मी के लिए अलग अलग मिसाइल के मॉडल तैयार किए और फिर उन्होंने दुनिया के सामने बताया कि इंडिया किसी से पीछे नहीं है। और अभी मेरे ख्याल से 26 या 27 जुलाई को उनकी डेथ एनिवर्सरी आने वाली है। तो उन्होंने मरने से पहले एक बहुत अच्छा सेंटेंस कहा था जो हर स्टूडेंट की जबान पर हमेशा रहता है। वो ये है कि ख्वाब वो नहीं है जो तुम नींद में देखते हो, ख्वाब वो है जो तुम्हें सोने नहीं देता। बहुत गहराई है बच्चों इस सेंटेंस के अंदर। आप लोग इसको सोचो, जरा रियलाइज करो। आप जितने लोग मेरा लेक्चर देख रहे हैं या जो आगे देखेंगे, तो एक एक स्टूडेंट, आप सबके अंदर एक बहुत महान शख्सियत भरी हुई है, बहुत इंटेलिजेंस है आप, बहुत टैलेंट है आपके अंदर, ब्रिलियंट है आप सबके सब। लेकिन सोचने का जो तरीका है वो थोड़ा सा फोकस कीजिए। क्या हो रहा कि आप इधर उधर, इधर ऊपर नीचे सब जगह सोच रहे, लेकिन सेंट्रल पॉइंट पर आपकी थिंकिंग नहीं जा पा रही जहां पे आपको ले जाना है। और जिसने ये सेंट्रल पॉइंट पर अपनी थिंकिंग लेकर के चला गया वो सक्सेसफुल है। आपको डॉक्टर बनना है, हमेशा हर सेकंड आपके दिमाग के अंदर आपके खून जैसा ब्लड बह रहा है बॉडी के अंदर, वैसा आप ये ख्याल ब्लड के साथ साथ बॉडी में फ्लो होना चाहिए। माइंड में हर सेकंड आपको ये जोश और जुनून आते आना चाहिए कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट से एडमिशन लेना है। तो उसके लिए क्या करना है, वो प्लानिंग बनाइए, उस रास्ते पे चलिए। रास्ता पता नहीं है, लेकिन जहां तक दिख रहा है आपको वहां तक दौड़िए, आगे का रास्ता खुद ब खुद आपको नजर आने लग जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे इमोशंस है। आप मतलब कैसा है कि ऐसी इस तरह के जो लेक्चर्स होते हैं मैं ऑफलाइन क्लास में जरा ज्यादा अच्छे से दे पाता हूं क्योंकि सब स्टूडेंट लाइव बैठे होते हैं। इसमें भी मैं ऑनलाइन में कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छे से समझा सकूं।
लेकिन फिर भी मतलब पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो पूरी तरीके से नहीं दे पा रहा हूं, पर आप भी कोशिश कीजिए इसको समझने की, मेरी फीलिंग को समझने की, कि मैं आपको मतलब जगाना चाह रहा कि आप जागो, और आप 90% जागे हुए, सिर्फ 10% लूज मत छोड़ो यार अपने आप को। अगर तुम ये 10% में अपने आप को लूज छोड़ देंगे ना, तो आपकी पूरी 1.5 साल की मेहनत खराब हो जाएगी। आपने इतनी मेहनत से रिपीट करने का डिसीजन लिया, वो साल पूरा आपका वेस्ट हो जाएगा। और बहुत डर लगता है ये सोचकर भी, और आपको भी ये सोचकर के बहुत डर लगना चाहिए। इसीलिए हमेशा एक्टिवेट रहो, हमेशा आपकी नजरों के सामने सिर्फ 4 अल्फाबेट घूमना चाहिए, MBBS, वो भी गवर्नमेंट का। और उसके लिए मार्क्स होना आपको, तो 720 के अंदर से आप तैयारी कीजिए 650 प्लस मार्क की, अपना बेस्ट अप्लाई कीजिए। आपकी पढ़ाई हो गई है, आपकी पढ़ाई नहीं हुई है, ये सब अगला पिछला सब माफ, अब नया गढ़ी नया राज। ठीक है, तो ये 2 महीने आपको पूरे अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है। चलिए वापस आते हैं बायो की तरफ। तो बायोलॉजी के अंदर देखिए वेटेज फ्लक्चुएट होते रहते हैं, लेकिन अभी तक के जितने पेपर्स नीट के आए हैं उसमें देखा यह गया कि इकोलॉजी यूनिट से ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है। 10, 12, 13, 14 ऐसी क्वांटिटी इकोलॉजी यूनिट्स के ऊपर बनती है। तो बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल इशू, ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम, ये 4 चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह से एनसीईआरटी और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड दोनों की बुक में से कंबाइन पढ़ना है। एक भी सेंटेंस, एक भी वर्ड नहीं छोड़ना है, डायग्राम की लेबलिंग तक नहीं छोड़नी है, फ्लो चार्ट आपको नहीं छोड़ना है। टेस्ट बार बार दीजिए, आपकी दी हुई टेस्ट को दोबारा दीजिए, 2 बार दे गए तो 3 बार लिए, 3 बार दे दिए होंगे तो 4 बार दे दीजिए, बोर नहीं होने गए। ये आपको वक्त जो है आपका, ये इम्तिहान है मेन, कि भाई आखिरी के 2 महीने के अंदर आप क्या करते हैं। तो वक्त को बता दो कि वक्त डिफिकल्ट नहीं है, उससे ज्यादा आप लोग डिफिकल्ट है वक्त के लिए। तो अपना इंटेंशन हमेशा कायम रखो। बहुत सारे लोग बच्चों ऐसे जिनकी जिंदगी में इससे भी खराब वक्त आया हुआ है, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने मिशन को छोड़ा नहीं है। आप लोग कहते हैं कि ऑफलाइन क्लासेस के अंदर भी मैं हमेशा बोलते रहता हूं, अलग अलग एग्जाम्पल्स देता हूं। उनमें से एक एग्जाम्पल है बॉलीवुड का जो बादशाह है, सुपरस्टार शाहरुख खान। आपको उसकी, हर स्टूडेंट को, हर एक इंसान को उसकी बायोग्राफी पता है कि उसने कितनी डिफिकल्टीज से, जब उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई तो उसके पास कुछ भी नहीं था, खाना खाने के लिए उसके पास में पैसे नहीं थे। उस कंडीशन में वो दिल्ली से जब मुंबई आया तो अपने दोस्त के सहारे वो रहता था। उसको अच्छा नहीं लगता था कि मैं अपने दोस्त के साथ रह रहा हूं, वो मेरे पे खर्चा कर रहे, इंडस्ट्रीज में जाने के लिए पैसा दे रहे, फिल्म सिटी में जाने के लिए, खाना खाने के लिए पैसे दे रहे। तो ये फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए शाहरुख खान ने एक मर्तबा अपने दोस्त को कहा था कि हम एक दिन अपन ये सिटी के ऊपर राज करेंगे, एक दिन हम मुंबई के ऊपर रूल करेंगे। उसके दोस्त ने हंसा था, बच्चों बहुत हंसा था उसके ऊपर। तो वही उसने अपने माइंड के अंदर बिठा लिया कि ये बात हंसी की नहीं है, ये बात सीरियस है। मैं जो कह रहा हूं मैं ये करके बताऊंगा, मतलब करके बताऊंगा। भले ही उसको ना कोई बैकग्राउंड था, ना कोई फैमिली थी, ना कुछ था, ना कुछ, लेकिन मेहनत करते 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 आज जब आप उस पोजीशन को देखते हैं तो आपको पता है कि वो कितना ज्यादा लोगों में पैसे से भी हेल्प करता है, मेडिसिन से भी हेल्प करता है, और एक ऊंचा मकाम उसने पाया, अपने देश का भी नाम रोशन किया। तो ऐसे बहुत सारे लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स हैं। इन एग्जाम्पल को सुनने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, आपको यही एग्जाम्पल के थ्रू अपनी जिंदगी में अमल करना पड़ेगा, आपको खुद अप्लाई करना पड़ेगा अपनी लाइफ के ऊपर। तो आपका जो पाथवे है, आपका जो रास्ता है, वो रास्ता 650 से ऊपर जाने के लिए बनाया हुआ है। एमबीबीएस आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, मुझे बताओ ना। कोई कॉमर्स वाला एमबीबीएस कर सकता है, आर्ट्स वाला एमबीबीएस कर सकता है? नहीं, आप ही करेंगे ना, क्योंकि आप साइंस वाले हैं। लेकिन कंपटीशन बहुत है, कुर्सी एक है लेकिन उस पर बैठने के लिए सैकड़ों लोग लाइन में खड़े हुए हैं। आगे कौन आएगा बैठने के लिए, जिसमें डेयरिंग रहेगी। और डेयरिंग मतलब मार्क्स, जो 650 प्लस लेकर के आएगा उसके लिए वो चेयर है। और कौन लेकर आएगा 650? आप लेकर आएंगे, ऑफ कोर्स आप लेकर आएंगे। आपके अंदर उतना टैलेंट है, आप उतने इंटेलिजेंट हैं, आप उतने ब्रिलियंट हैं, लेकिन मेहनत जरूरी है।
सिर्फ ये ओवर कॉन्फिडेंस में जाने से नहीं चलेगा कि चलो इमरान सर ने बोल दिया कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, अब अपन सो जाते, मस्त घूमते फिरते, खाते पीते, टीवी देखते, मोबाइल देखते, खत्म और 650 आ जाएंगे। जी नहीं, बगैर मुश्किलों के, बगैर आपको स्ट्रगल करे के कुछ भी हासिल नहीं हो सकता, ये मार्क भी हासिल नहीं हो सकते। आपको रिवीजन करने पड़ेंगे, आपको ये डिफिकल्टीज बर्दाश्त करनी पड़ेगी और हमेशा पॉजिटिव बुक्स पढ़ो, पॉजिटिव लोगों की बातें सुनो, पॉजिटिव इंटेंशन रखो अपना हमेशा। कभी भी ये मत सोचो जो होने वाला ही नहीं है। खाओ पियो, अपना एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, अपने फैमिली मेंबर से बातचीत करो, पढ़ाई करो। डिफिकल्टीज जाती है तो आई एम देयर, ऑल द टीचर्स आर विथ यू, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हर टीचर आपके साथ में है। कभी भी आप कोई भी डिफिकल्टी पूछेंगे तो हम हमेशा आपके साथ में हैं। वक्त पर मैं और आपको कुछ चीजें बताते रहूंगा, मतलब ड्यूरिंग द लेक्चर, और कल से लेक्चर भी लूंगा आपके। जो भी डिफिकल्ट टॉपिक है वो बच्चे मैसेज करते ही हैं, तो मैसेज के थ्रू उस पर मैं रिप्लाई भी दूंगा, ठीक है। तो मैं ऐसा समझता हूं कि आप लोग थोड़ा सा इसको सीरियस लेंगे और आप थोड़ा सा मोटिवेट हुए होंगे इस लेक्चर से। आप एकदम सिंसियरली आपकी मंजिल पर पहुंचेंगे, मतलब पहुंचेंगे। थैंक यू वेरी मच।